जय माता दी बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो जनरली बीकॉम के पेपर में आते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स में। क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कंसिडरेशन दैट ए कॉस्ट अकाउंटेंट शुड कीप इन माइंड बिफोर इंस्टॉलिंग ए कॉस्टिंग सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम इन कंसर्न? कहने का मतलब है अगर किसी फॉर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम ध्यान देखते हैं इसका आंसर। वो फैक्टर्स जो कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के पहले हमको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। अगर हम किसी कंपनी या फर्म में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अगर अप्लाई करने जा रहे हैं, इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो हमें ये देखना होता है कि उस कंपनी का उद्देश्य क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्ट रखती है, इन कारणों से वो कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को एडॉप्ट कर रही है। नंबर 2, टेक्निकल डिटेल्स, तकनीकी जानकारी। किसी भी कंपनी में या फर्म में कॉस्टिंग सिस्टम को अप्लाई करने के पहले, इंस्टॉल करने के पहले वहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स, उस कंपनी की सारी टेक्निकल डिटेल्स का हमें पता होना चाहिए कि कंपनी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करती है और कौन तकनीक इस्तेमाल नहीं करती। तीसरा है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की प्रकृति। उत्पाद किस प्रकार का है, रॉ मटेरियल किस प्रकार के लगते हैं, रॉ मटेरियल कम लगता है, ज्यादा लगता है, लेबर्स कितने लगते हैं, ओवरहेड्स क्या है, इसकी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। नंबर 4, कंसिडरेबल फैक्टर, विचारणीय तत्व, जैसे उसकी जो हम सामान बना रहे हैं उसकी पैकिंग कैसी होगी, पैकिंग किस प्रकार से होगी, ये इसके विचारणीय तत्व हैं, इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। नेचर ऑफ मटेरियल, कॉस्टिंग सिस्टम को अप्लाई करने के पहले हमें देखना चाहिए कि प्रोडक्ट में किस प्रकार का मटेरियल इस्तेमाल में आता है, मटेरियल किस प्रकार का है, सामग्री की प्रकृति कैसी है, सामग्री क्या जल्दी खराब होने वाली है, देर से खराब होने वाली है, किस प्रकार की, ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है। नेक्स्ट, लेबर। नंबर 6, लेबर। लेबर में हम ध्यान देते हैं कि हमारा जो कंपनी में काम हो रहा है वो लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर किस प्रकार की, स्किल्ड लेबर का काम है, अनस्किल्ड लेबर का काम है, तो लेबर किस प्रकार के उसमें इस्तेमाल में आते हैं, मैनेजरियल फोर्स ज़्यादा है, एम्प्लॉय फोर्स ज़्यादा है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग सिस्टम को हम अप्लाई करते हैं। मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का होता है प्रबंध की अपेक्षाएं। हमारा मैनेजमेंट क्या चाहता है, मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग को किस लिए अप्लाई करना चाहता है, क्या वो मोर प्रॉफिट के लिए चाहता है, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए चाहता है, किस उसका उद्देश्य क्या है। जो पहला आपको ऑब्जेक्ट लिखा वो लगभग वही है कि मैनेजमेंट की अपेक्षा क्या है, मैनेजमेंट चाहता क्या है, किस लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अप्लाई करना चाहता है। फिर आपका नेक्स्ट है इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल, सूचनादायक एवं सरल। जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इस प्रकार की होनी चाहिए कि हमें किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेने में आसानी हो और जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन को लिया जा सके और इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो। तो कॉस्टिंग सिस्टम इस प्रकार की अप्लाई हमें करनी चाहिए। अब देखो बेटा 9 नंबर देते हैं करेंट प्रैक्टिसेज। इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान परिपाटी। परिपाटी मतलब कौन सी सिस्टम इस समय अडॉप्ट किया गया है, चालू पद्धति। करेंट प्रैक्टिसेज क्या है, करेंट सिस्टम क्या है, प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बारे में पता होगा तभी हम जो है कॉस्ट अकाउंट को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका है बिजनेस पेक्युलरिटीज। इसका मतलब होता है व्यवसायिक विशिष्टताएं। व्यवसायिक विशिष्टताएं का मतलब है आप कच्चे माल किस प्रकार से खरीदते हैं, वन टाइम खरीदते हैं, रेगुलर बेसिस पे खरीदते हैं, और उसका बनाने का तरीका क्या है, तो अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए तभी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अप्लाई करने में आसानी होगी। यूज ऑफ फाइनेंशियल बुक्स, वित्तीय पुस्तकों का प्रयोग। कॉस्ट अकाउंटिंग को अप्लाई करने के पहले हमें देखना चाहिए
कि किस प्रकार की फाइनेंशियल बुक अप्लाई होती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल बुक से कॉस्ट अकाउंटिंग को हेल्प मिलता है। जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम से अगर हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंट सिस्टम अप्लाई करने में थोड़ी डिफिकल्ट होती है, और डबल एंट्री सिस्टम अगर अप्लाई किया जा रहा है तो उससे कॉस्ट अकाउंटिंग को मेंटेन करने में हेल्प मिलता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में जनरली जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं पूरी डिस्क्राइब होते हैं। चॉइस ऑफ यूनिट, इकाई का चयन। कॉस्ट अकाउंटिंग बनाते समय, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को एडॉप्ट करते समय हम ये देखना होता है कि हम जो यूनिट बना रहे हैं वो किस प्रकार की है। जैसे हम कैसे अप्लाई करेंगे, प्रति यूनिट, पर टन, पर मीटर, पर लीटर, पर डजन, किस प्रकार से इसको अप्लाई करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ब्रिक में, अगर ईंट की फैक्ट्री है तो उसमें हम पर 1000 लेते हैं, सीमेंट में हम पर टन लेते हैं। सामान्यतः ऑयल कंपनियों में हम पर लीटर लेते हैं, लेकिन पेट्रोल में हम बैरल लेते हैं, पर बैरल। ठीक है, ये चॉइस ऑफ यूनिट्स होती है, तो कॉस्ट अकाउंट बनाते समय इनका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। फिर आती है डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज इन इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। तो पहला है पैथी ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है प्रबंधकों की उदासीनता। बहुत सारे जो मैनेजमेंट होते हैं कॉस्टिंग सिस्टम को अप्लाई करने में ढीले ढाले होते हैं, वो अप्लाई करना पसंद नहीं करते हैं, उनको लगता है कि एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर आ जाएगा। दूसरा है रेसिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस्टिंग अकाउंटिंग स्टाफ। जो वर्तमान में हमारा अकाउंटिंग स्टाफ होता है वो इसका विरोध करता है, क्योंकि लगता है कि उससे कुछ अधिकार छीने जा रहे हैं। कुछ एम्प्लॉय इसलिए सोचते हैं कि उनका अधिकार कम हो जाएगा, राइट्स कम हो जाएगा, और कुछ स्टाफ इसलिए विरोध करते हैं उनका बर्डन बढ़ जाएगा। नॉन कोऑपरेशन ऑफ एट अदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सारे डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं करेगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे स्टोर्स, परचेज एंड प्रोडक्शन, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी कॉस्टिंग सिस्टम के लिए। अगर स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं करता या परचेज डिपार्टमेंट स्टोर को सपोर्ट नहीं करता तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसका आपस में कोऑपरेशन नहीं होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पाएगी, और रिकॉर्डिंग नहीं हो गया तो कॉस्ट अकाउंटिंग रखने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड स्टाफ। कॉस्ट अकाउंटिंग चूंकि एक न्यू सब्जेक्ट है, पूरी तरह मार्केट में अच्छे से आया नहीं है, तो हमारे पास कॉस्ट अकाउंट से जो स्टाफ होता है, कॉस्ट अकाउंट रिलेटेड स्टाफ, उनकी हमारे देश में भी कमी है। चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, परिवर्तित परिस्थितियां। परिवर्तित परिस्थितियां, अब क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है, पूर्व निर्धारित लागत होती है। इससे क्या होता है कि समय अगर बदल गया तो हमारी जो भी कॉस्टिंग के हमने टेंडर बनाए थे या जो भी हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट था वो सब कुछ बेकार हो जाता है। जैसे अभी लॉकडाउन में क्या हुआ कि बहुत सारे चीज़ों के रेट घट गए, कुछ के रेट बढ़ गए, तो जो हमने एस्टिमेट कर दिया वो फेलियर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं परिवर्तित परिस्थितियां। फिर आता है पार्शियल इंडिफरेंस, ये तो आंशिक उदासीनता। इसका मतलब है कि एक डिपार्टमेंट भी अगर उदासीन हो गया, एक विभाग उदासीन हो गया और वो सपोर्ट नहीं किया तो भी कॉस्ट अकाउंटिंग फेलियर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि विदाउट कोऑपरेशन हम कॉस्ट अकाउंटिंग को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आता है लो स्टेटस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। अभी भी हमारे सोसाइटी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत वैल्यू है, और कॉस्ट अकाउंटेंट को हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट का फिर उन्हीं कंपनियों में इंपॉर्टेंस होता है तो मैन्युफैक्चरिंग का करती हैं। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटेंट लोग बनना भी नहीं चाहते, और कंपनियों में उनकी इमेज भी कम होती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट के ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और फाइनली जो रिपोर्ट होती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की ही लागू की जाती है।
लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट द प्रायोरिटी एंड ऑब्जेक्टिव। ज़्यादातर कंपनियों में कोई क्लैरिटी या प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अप्लाई करने में दिक्कत आती है। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई करने के लिए प्रायोरिटी और ऑब्जेक्टिव एकदम क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीकॉम लेवल में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। जय माता दी, थैंक यू जी।